हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 के सॉल्यूशंस फ्रॉम अ चैप्टर एटम्स फ्रॉम वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटीजी। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 टू 25 26 टू 50 के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किए थे। उम्मीद है आपने वो देखे होंगे और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन। तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 51 हमें क्या कहता है बेटा? एन आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड टू प्रोटॉन। The protons are separated by a small distance of the order of angstrom in the ground state. The electron would not move in circular orbit. Energy would be 2 raised to power 4 times of hydrogen atom. Molecule will soon decay into a proton. None of this. तो क्या होगा बेटा? H2 पॉजिटिव की बात की जा रही है जिसमें हमारे पास दो न्यूक्लियस हैं विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस और एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के अबाउट ऐसे भी घूम सकता है अगर हम इलिप्टिकल ऑर्बिट को चूज करें, और ये हमारे पास जो है कुछ इस तरीके का मोशन भी रख सकता है। बात समझ रहे हैं? तो अब इन दोनों ही केस में ये सर्कुलर ऑर्बिट तो नहीं होगा। ओके, अगर आप इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं जो काफी जगह पर अवेलेबल है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशंस है वो इनकी बनती है। जो एनर्जी है, अगर हमें पता है कि जो एनर्जी है वो z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो फिर भी हम सोच सकते थे कि 2 की पावर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, बट स्टिल ये भी हमारे पास हाइड्रोजन लाइक आयन में एग्जिस्ट करती है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके अबाउट जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है। बट यहां पर एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो न्यूक्लियस हैं और इसके अबाउट जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो सर्कुलर नहीं है, तो कोई भी हम बोहर्स मॉडल इसके ऊपर अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते बेटा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन। जो थर्ड ऑप्शन है, मॉलिक्यूल विल सून डिके इनटू अ प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन एटम। डिके कर सकता है बट कोई इतना ज्यादा बड़ा स्टेबिलिटी इश्यू इसको नहीं है, ये हमारे पास स्टेबल फॉर्म में भी बन सकता है और किसी और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके एक हैवी मॉलिक्यूल भी बनाया जा सकता है बेटा। ओके, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो बन रही है वो फर्स्ट है कि जो हम थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट में तो नहीं जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कहता है? फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वन गेट्स फॉर द हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जो आप दो इक्वेशन लगाते हैं बेटा, उन दोनों की वजह से इसने लिख रखा है। कौन सी दो इक्वेशन? mv स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e बाय आर स्क्वायर एंड mvr nh/2 पाई। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से v को जब हम एलिमिनेट करते हैं तो जो रेडियस है वो कुछ इस फॉर्मेट में लिख के दिया गया है। ओके, अब जब आप देखते हैं इसको तो ये जो हमारे पास E और E कहां से आता है बेटा? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन का, एक होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का, यानी कि ये Z होता है। यहां पर Z की वैल्यू क्या 1 पुट करते हैं? 1 फॉर हाइड्रोजन। तो यानी कि यहां पर E स्क्वायर की जगह क्या आ रहा था? E, और ZE आया होगा। Z का जो है वो 1 वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर ये हाइड्रोजन लाइक एटम हो तो Rn पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तब जो Rn है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? Z पे डिपेंड करेगा, वो भी कैसे? इनवर्सली। और अदरवाइज आपने जो भी एटम के वो पढ़े हैं बेटा फॉर्मूला, उसमें हम पढ़ते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय Z, V इज प्रोपोर्शनल टू Z बाय n, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यही पढ़ते हैं बेटा। तो वहां से भी आप अपनी इंफॉर्मेशन से ये चीज यूज कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से देखना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला में E स्क्वायर कहां से आता है वो हमें यहां पर ध्यान से देखना होगा। तो आप सिंपली मार्क कर सकते हैं बेटा। क्या मार्क कर सकते हैं? इफ Z इज लार्जर वैल्यू देन R विल बी स्मॉलर, Rn विल बी स्मॉलर फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ Z। ओके,
बाकी ऑप्शन देखें तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी सेम, नो। Rn विल बी ग्रेटर फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ Z, नो। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनती है? सी। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बोहर्स बेसिक आइडिया of discrete energy levels in atom and the process of emission of photon from higher level to a lower level was experimentally confirmed by the experiment performed by। अब देखिए जितने भी ये नाम पूछे गए हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 50 थे, उसमें भी जो नाम पूछे गए थे बेटा, वो हमारे पास डायरेक्ट कहां से इंफॉर्मेशन उठाई गई है? एनसीईआरटी से। तो ये इंफॉर्मेशन भी कहां से उठाई गई है बेटा? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन एन एटम वाज डायरेक्टली वेरीफाइड बाय इन 1914 बाय जेम्स फ्रैंक एंड गुस्टाव हर्ट्ज। तो किस किसने बेटा ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया था? जेम्स फ्रैंक एंड गुस्टाव हर्ट्ज। तो फ्रैंक एंड हर्ट्ज दोनों के सरनेम यहां यूज किए गए हैं। तो इन्होंने हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था बेटा। ओके, तो डायरेक्ट जो भी ऐसी डेटाबेस इंफॉर्मेशन है, ये एनसीईआरटी से बाहर से तो कहीं से आ नहीं सकती, तो ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलती है। अब बच्चे कहते हैं अक्सर फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना, तो 2-3 चैप्टर की हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही हम बुक की प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट जो एनसीईआरटी में छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हो वो बुक के ऑथर ने बना के दिए हैं, हम इनको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। बट नीट में कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें उन्होंने साइंटिस्ट के नाम पूछे हों या ईयर पूछा हो कि किस ईयर में ये आए हैं। तो बट कभी भी कुछ पूछा जा सकता है जो एनसीईआरटी में लिखा है, तो इसीलिए हम इन बुक में जो दिए गए क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट इनको तो हम याद रख सकते हैं। और एनसीईआरटी से रिलेट करके आपको बताता हूं एनसीईआरटी की लाइन उठा के, सो दैट आपको ये लगे कि हाँ ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दिया गया है। ओके, इससे पहले भी जो क्वेश्चन नंबर 1 to 50 में थे, उन सभी क्वेश्चन में जो डेटाबेस थे स्पेशली, उनमें मैंने एनसीईआरटी की जो स्क्रीनशॉट है आपके साथ शेयर करी है बेटा। आप देख सकते हैं, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है बेटा? हमारे पास ये कहता है, सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द ओरिजिन बाय अ फोर्स दिस K is constant, R is the distance of the electron from the origin। इन जनरल क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी 1/r² था, बट यहां पर क्या है? 1/r। तो यहां पर थोड़ा सा चीजें बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी वो देखते हैं। बाय अप्लाइंग बोहर्स मॉडल टू द सिस्टम, बोहर मॉडल लगाएंगे तो दिस फोर्स इज प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से आपको क्या पता चल गया? इसका मतलब ये K था यहां पर, इसका मतलब हो गया जो V है वो इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, वो R पे डिपेंड नहीं करती। V इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। अगर आप एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्योंकि V R पे डिपेंड नहीं करती, तो इसका मतलब R डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? N पे। V कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दैट मींस R इज प्रोपोर्शनल टू N। तो हमसे क्या पूछा है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट Rn। तो Rn किस पे डिपेंड करेगा बेटा? N पे। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो स्पीड है वो R पे डिपेंड नहीं कर रही, तो काइनेटिक एनर्जी भी R पे डिपेंड नहीं करेगी और N पे भी डिपेंड नहीं करेगी, तो क्या हो जाएगी? इंडिपेंडेंट, यानी कि कांस्टेंट। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग? काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय Tn। तो Tn N पे डिपेंड करेगी? नो, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ N है? यस। एंड R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यस। दोनों चीजें ट्रू है, तो यही आंसर होना चाहिए। Tn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, गलत हो गया। Tn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, गलत हो गया बेटा। क्लियर है? तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी, बिकॉज R इज प्रोपोर्शनल टू N and V is independent of N and R। ओके, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इफ R V E रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन and total energy of the electron respectively, then which of the following quantities
आर प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर एन। हमने क्वेश्चन शायद सेकंड क्वेश्चन में ही आपको ये बताया था, इससे पहले भी जो 1 to 50 है उसमें भी हमने काफी बार डिस्कस किया है। द रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, z/n होता है ना, एंड द टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सॉरी यहां गड़बड़ हुई है, 1/n स्क्वायर। ओके, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। यही हमारे पास स्पेशल मेन इंफॉर्मेशन होती है फिजिक्स में। ज्यादातर क्वेश्चन एटम में इसी के ऊपर बेस्ड मिलते हैं बेटा। वो बड़े बड़े एक्सप्रेशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 52 में देखे, वैसे एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, और उसमें भी नहीं था, उसमें भी सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन था, वैसे एक्सप्रेशन बड़ा दे दिया। ज्यादातर क्वेश्चन इन एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड आते हैं, जिसमें z का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, v इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n, एंड टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये सभी आपको याद होने चाहिए, तभी आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू n। अगर आप v इंटू आर देखेंगे तो v इंटू आर क्या हो जाएगा, v है 1/n और ये n स्क्वायर, तो ये n के प्रोपोर्शनल आ गया बेटा। तो पहली ही क्वांटिटी हमारे पास सही है। r e अगर आप देखें r इंटू ई, तो r इंटू ई देखेंगे तो r n स्क्वायर और e 1/n स्क्वायर, तो ये कट गया, ये कांस्टेंट हो जाएगा। r बाई ई देखेंगे, r बाई ई तो ये हो जाएगा n स्क्वायर 1/n स्क्वायर, तो ये n की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बट हमें तो n के प्रोपोर्शनल चाहिए था, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए बेटा। ओके, क्लियर है बच्चों? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है बेटा? ये कहता है इज द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हीलियम। यही बात है, देखिए किस पे डिपेंड करती है एनर्जी, किस पे डिपेंड करती है बेटा? एनर्जी डिपेंड ऑन z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब जब ऑर्बिट सेम है तो यानी कि एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन z स्क्वायर, तो डिवाइड कर दीजिए हीलियम हाइड्रोजन। हीलियम का क्या होता है 2 और हाइड्रोजन का 1, तो यानी कि हीलियम की एनर्जी हाइड्रोजन की एनर्जी के 4 टाइम्स है बेटा। कितनी है? 4 टाइम्स। और हाइड्रोजन की कितनी गिवन थी? E, तो इसका मतलब ये क्या आंसर आने वाला है? 4E। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 4E। समझे? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इमिट द फोटोन ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये दोनों क्वेश्चन काफी बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, जो एनर्जी लेवल्स हैं बेटा वो बड़ी हाई रेट से डिक्रीज होती है एनर्जी। अगर उनके बीच का गैप देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली कम होता रहता है। गैप, ये गैप कंटिन्यूसली कम होता रहता है। अगर आप नेक्स्ट ऑर्बिट बनाएंगे तो वो और ज्यादा पास आ जाएगा। ऐसे ये गैप कम होता रहता है। इसीलिए अगर कोई भी एटम, अगर आप ध्यान से देखें, इसकी एनर्जी 13.6 है, इसकी -3.4 है। अगर इसमें इंफिनिटी से भी यहां पर आएगा तो वो 3.4 इमिट करेगा, बट अगर वो यहां आ जाएगा तो वो 10.2 इमिट करेगा। ऐसे ही अगर आप इसके ऊपर वाले का देखेंगे तो -1.51 है, इंफिनिटी से भी आएगा तो -1.51 इमिट करेगा, बट इन दोनों का गैप इससे ज्यादा है। कितना है? 1.9 के आसपास लिख सकते हैं आप, 1.9 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। इन दोनों का गैप हमेशा जो हायर ऑर्बिट है उससे ज्यादा होगा। यहां गैप कितना था? 10.2 था। यहां गैप कितना था? 10.2। तो ये वाला जो गैप है ये इससे ज्यादा होता है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हमेशा हमारे पास इस बात का ध्यान रखना है कि ये गैप कम होता जाएगा। तो हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मुझे मैक्सिमम एनर्जी देखनी है किसी भी ट्रांजिशन के लिए तो 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला, फाइनल ऑर्बिट लोएस्ट। फाइनल ऑर्बिट कौन सा देखना है बेटा? लोएस्ट।
फाइनल ऑर्बिट लोएस्ट। जिसका फाइनल ऑर्बिट लोएस्ट होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। स्टेप 2, अगर फाइनल ऑर्बिट से दो केस में सेम हो, इफ फाइनल ऑर्बिट इज सेम, मान लो दो ट्रांजिशन है, जैसे मान लो ये 2 और 2 है, ये 1 और 1 है, समझ रहे हो। अगर ये फाइनल ऑर्बिट सेम है, ये फाइनल ऑर्बिट इज सेम, अगर फाइनल ऑर्बिट सेम है किसी 2 या 3 ट्रांजिशन के लिए, देन हायर नंबर ऑफ या हायर गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। और आप कह सकते हैं फाइनल ऑर्बिट लोएस्ट एंड इनिशियल ऑर्बिट हाईएस्ट। अगर फाइनल ऑर्बिट सेम हो तो इनिशियल ऑर्बिट क्या होना चाहिए, हाईएस्ट। समझ रहे हैं अभी। अगर पहले हमें देखना है फाइनल ऑर्बिट, जिसका लोएस्ट उसकी एनर्जी ज्यादा। अगर फाइनल ऑर्बिट सेम हो तो फिर देखेंगे इनिशियल ऑर्बिट, जिसका हाईएस्ट उसकी एनर्जी ज्यादा। क्लियर। तो अगर हम देखें यहां पर हाईएस्ट एनर्जी अगर मुझे देखनी होती, यहां तो लोएस्ट पूछा है, क्या पूछा है, लोएस्ट पे भी बात करेंगे। अगर मैं इन ट्रांजिशन में हाईएस्ट एनर्जी देखूंगा तो किसकी आएगी, N1 वाले की। ये N1 के 2 हैं, 2 और 4, दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, 4th। तो सबसे ज्यादा किसकी है, C की। उससे कम किसकी होगी, A की, क्योंकि लोएस्ट ऑर्बिट अभी भी क्या है, 1। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट कौन सा है, B, सेकेंड ऑर्बिट है। फिर सबसे कम किसकी होगी, D, क्योंकि लोएस्ट ऑर्बिट सबसे बड़ा किसका है, D का। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी बेटा, ये एनर्जी है बेटा। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल ना। एनर्जी होती है HF यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, जिसकी एनर्जी कम उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी मिलेगी, इसकी मिलेगी। ऐसे ही 58th क्वेश्चन देखिए बेटा। 58th अगर आप देखेंगे तो ट्रांजिशन दी गई है N3 to N1 इन हाइड्रोजन रिजल्ट इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन कौन सी होंगी, अल्ट्रावायलेट। तो हमें पता है बेटा, ये तो लाइमन सीरीज का आ गया, सॉरी इस तरीके का नहीं है, मैं सिर्फ ट्रांजिशन देख के इमोशनल हो गया था। आपको पता है जो लाइमन सीरीज है दैट लाइज इन, ये तो बेटा मेमोरी बेस्ड है जो आपको बताया जाता है। लाइमन सीरीज लाइज इन यूवी, बामर सीरीज लाइज इन विजिबल। इसके बाद वाली जो ट्रांजिशन है दैट राइज इन इंफ्रारेड, चाहे वो 3 पे आए चाहे वो 4 पे आए। तो हमारे पास यहां पर कौन सी अवेलेबल है, ये किसमें होगी, अल्ट्रावायलेट। ये दिया ना N3 to 1 भी अल्ट्रावायलेट है, 2 to 1 भी अल्ट्रावायलेट होती है, 3 to 1 विजिबल, 4 to 1 विजिबल, 4 to 3 इंफ्रारेड। हमें कौन सी चेक करनी थी बेटा, इंफ्रारेड। हमें कौन सी चेक करनी थी, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड क्या आ जाएगी, 4 to 3। ओके बेटा, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 57 काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने अक्सर देखा है बच्चे इसमें क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है ये देखिए। If 13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom into proton and electron, ionization energy हो गई ना बेटा 13.6 ionization energy which is equal to total energy of the electron in orbit. Okay, क्लियर है। अब अगर हम देखें द टोटल ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, क्या बात है, ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हमें पता है हाइड्रोजन एटम का जो ऑर्बिटल रेडियस होता है वो 0.259 या 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रही है, 5.3 इंटू 10⁻11। एक तो डायरेक्ट हमें पता है। दूसरा, अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। पोटेंशियल एनर्जी
क्या होती है बेटा, K Q1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Q2 न्यूक्लियर प्रोटॉन का चार्ज डिवाइड बाय R, और ये कितनी दी है बेटा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही दी है बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कट जाएगा। अगर मुझे इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इनटू E, ये जूल में आ जाएगा तो E से ही कट गया। मुझे क्या निकालना था बेटा, R0, मतलब हम लोगों को क्या निकालना था, R0। E की वैल्यू पुट कर देंगे, -19 डिवाइड बाय 2 इंटू 13.6, मेरा साथ देंगे यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा बेटा 14.4 डिवाइड बाय 2 इंटू 13.6 इंटू 10 की पावर -10। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास 0.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? यानी कि ये हमारे पास 5 से थोड़ा सा बड़ा, -11, तो 5 से थोड़ी सी बड़ी ऑप्शन कौन सी है, ये वाली मैंने मार्क कर ली। आप अगर डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले 2 पे डिवाइड करिए, फिर फर्दर जिस पे भी जा रहा है वैसे कर सकते हैं। ओके, फिर कहते हैं इन क्वेश्चन नंबर 59 वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम डायरेक्ट मेथड तो क्या है बेटा, कि आपको याद हो वेलोसिटी क्या होती है फर्स्ट ऑर्बिट में, c/137, आप इसे 3 इंटू 10⁸, 1.37 इंटू 10⁻²। अगर आप देखेंगे तो ये अगर 1.5 होता नीचे तो ये 2 होता, तो ये 2 से थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा, और 10⁻6, 2 से थोड़ी सी बड़ी इंटू 10⁻6 वैल्यू क्या है, 2.2। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है बेटा, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी वैल्यू टोटल एनर्जी के मॉडुलस के बराबर होती है। यहां पर अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें हाफ mv0², एनर्जी क्या है 13.6 इंटू 1.6 इंटू -19, तो v0 किसके बराबर आएगा, 2 इंटू 13.6 इंटू जूल में कन्वर्ट किया ना, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई किया है, ये समझ में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया बेटा। मास कितना होगा, 9.1 इंटू -31, इलेक्ट्रॉन का मास लिखना था ना बेटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कैलकुलेशंस क्या बन रही हैं, ध्यान से देखिए, 3.2 इंटू 1.36, इसका ध्यान रखना है, मैंने यहां पर एक डेसिमल एडजस्ट कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर जाके ये क्या बन रहा था, +12, एक यहां से डेसिमल आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, +13, कितना बन गया, 13 डिवाइड बाय 9.1 बन गया बेटा। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो ये कैलकुलेशन हमारे पास v0² की चल रही है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.2 इंटू 1.4, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 4.5 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। उसको 9.1 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 के वेरी क्लोज आ जाएगा, तो ये 5 इंटू 10⁻12 के बहुत पास है, उसका रूट ले लीजिए बेटा। तो 5 का रूट नियरली 2.2 होता है और 10⁻6 आता है। तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कर सकते हैं। अगर आप करके देखें इसको तो क्या आ जाएगा, 8 4 3 12, यही बनेगा बेटा, और ये कितना आ गया 32, 8 4 4, देखिए आ रहा है ना 4.5 के बहुत पास। अब मेरी बात समझ रहे हैं, तो 4.5 के बहुत पास है, तो इसका मतलब ये 1/2 के वेरी क्लोज है। तो वहां से आप अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उसे अप्रोक्सीमेशन में कर सकते हैं, समझ रहे हैं। मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके क्यों दिखा रहा हूं, मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में स्पीड क्या होती है, c/137, c इज स्पीड ऑफ लाइट। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। दूसरा है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो भी मैंने आपको बताई कि अप्रोक्सीमेशन में कैसे की जाती है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए बेटा, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स सॉल्व करते हैं, तो उनका भी कुछ फायदा होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 61, गौर से देखिए। कहता है अ 10 kg सैटेलाइट सर्कल द अर्थ वंस एवरी 2 hours in an orbit having radius this kilometer, assuming that Bohr's angular momentum postulate apply to the satellite just as it does an electron in the hydrogen atom, quantum number of orbital of satellite क्या होगा। भाई एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट क्या था, mvr इज इक्वल टू nh/2π। क्योंकि यहां हमें टाइम पीरियड दिया है तो मैं इसको mr² ओमेगा भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, क्योंकि v को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा इंटू आर। अब हमें यहां से n निकालना है तो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज हैं, गौर से देखेंगे। यहां मेरा साथ देंगे, मास कितना है 10, रेडियस कितना है बेटा 8000 किलोमीटर। 8000 किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 10⁶ मीटर, 3 0 ये वाली और 3 0 किलोमीटर की, तो ये आ गया 64 इंटू 10⁻12। मैंने स्क्वायर कर दिया, आर का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, ओमेगा 2 इंटू पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना है बेटा 2 आर। 2 आर को आप 2 आर, एक आर में कितना होता है बेटा, 2 आर को आप 2 इंटू 3600 सेकेंड लिख सकते हैं बेटा, इंटू यहां पर फिर से एक आएगा 2 इंटू पाई डिवाइड बाय एच कितना होता है बच्चों 6.6 इंटू -34। ये मेरे पास n होना चाहिए। ध्यान से देखिए बेटा यहां पर कैलकुलेशंस को। अब अगर आप मेरा साथ दें, यहां पर 2 से 2 कैंसिल, π² इंटू π² 10 होता है, तो मैं यहां पर पहले जीरोस को हैंडल कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं जीरोस को हैंडल करूं तो यहां पर क्या बच गया, एक तो यहां ऊपर 2 बच गया, एक 64 बच गया, π² इंटू π² 10 हो गया, 10 एक ये था 100, 10 की पावर 14। नीचे अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं 3.6, 3 जीरोस यहां से खा गए, 6.6 इंटू -31। क्या आप ये लिख सकते हैं बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन पे फोकस करें तो ये हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटा, यहां पर अगर आप कैलकुलेशन पे ध्यान दें तो मैं इसको काट देता हूं, इसको 10 कर लेता हूं, 10 से थोड़ा सा छोटा। अगर ये 66 होता तो एग्जैक्ट 10 होता, 10 से थोड़ा सा छोटा, और इसको काट के मैंने कर लिया 1.8। तो ये हमारे पास ऊपर चला गया पावर, तो ये हमारे पास बन गया 10 डिवाइड बाय 1.8, इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू इंटू 10 की पावर 45। अब आपको ऑप्शंस देखनी है बेटा, क्या देखनी है ऑप्शंस। यहां पावर 40, यहां 45, यहां पावर 50, यहां 48। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये 2 होता तो 5 होता, तो ये 1.8 है तो 5 से थोड़ा सा बड़ा, क्या मैं ऑप्शन के हिसाब से 53 लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या देखनी थी मुझे मेन पावर, और पावर क्या दिख रही है 45, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बी। समझे। कई बार बच्चा इतनी बड़ी कैलकुलेशन देके घबरा जाता है, घबराना नहीं है बेटा, इसे पहले तो पावर्स देख लेनी है। अगर पावर दूर दूर है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस पावर्स को हैंडल आराम से कर लीजिए, बाकी जो बचा वो देख लेंगे। ओके, क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं 62। अब ये कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन इट्स बोहर्स ऑर्बिट हैविंग बोहर रेडियस 0.529, कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्बिट होता है, देन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अब ये वही क्वेश्चन आ गया, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²। ओके, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन इट्स बोहर रेडियस, बोहर ऑर्बिट हैविंग बोहर रेडियस, ये किस में होता है 1 में, तो थर्ड में कितना होगा भाई, थर्ड में कितना होगा 3 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 0.529, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा बेटा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 18624.7, तो कितना बन रहा है
4.761। तो ये क्या आएगा 4.761, सी ऑप्शन। ओके, सिंपल, कोई इसमें ट्रिक नहीं है। जो हमारे पास रेडियस है, जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसी को हमें यहां पर यूज करना था बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अरे ये तो सिंपल हो गया ना। एन फर्स्ट, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है? N2, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर जाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होती है बेटा? दोनों का डिफरेंस कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबको याद होगा। ये होती है 13.6 और ये होती है -13.6 डिवाइड बाय 4, यानी कि -3.4। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें चाहिए होगी। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा। पता ही है ये तो समझ में क्या आया होगा, ये तो आपको याद ही है। इन क्वेश्चन नंबर 63 द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड, यहां अब कैलकुलेशन में बच्चा फंस जाता है। एनर्जी कितनी इमिट की है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है H इंटू एफ। अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो H तो हमारे पास किस में है? जूल सेकेंड, SI यूनिट में है। तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? देखिए बुक वाला कितना अच्छा बन रहा है, यहां हमें एनर्जी कन्वर्जन भी दे रहा है, बट हमेशा नहीं देता है। तो इसलिए आपको यह पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करने का है। ओके बच्चों, अगर आप इसको देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 से थोड़ा सा बड़ा होगा। कितना होगा? 16.3, और ये हो गया 6.4, और ऊपर हो गई पावर 15। अब आपको कैलकुलेशन को ज्यादा डिटेल में लेने से पहले आपको देख लेनी है पावर। 10 की पावर 10, 12, 18, 15, कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ पावर को ध्यान से देखिए। और ये अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 0.4 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 16 चौके 64 होते हैं बेटा। 16 इंटू 4 इज 64, और यहां क्या है? 66, तो 0.4 आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंटू 10⁻15 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 10⁻15, और देखिए 2.5 यानी कि 2.5 के वेरी क्लोज। तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होंगी बेटा। ओके, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपके पास ऐसी जैसी ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 65, ये क्या कहता है? गौर से देखिए बेटा। अ ट्रिपल आयोनाइज्ड ब्रिलियम हैज सेम ऑर्बिटल रेडियस एज ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, देन द क्वांटम स्टेट। जो रेडियस है ये किस पे डिपेंड करता है? n²/z पे डिपेंड करता है। और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तो ये हमारे पास क्या बन जाता है बेटा? R0 n²/z। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अगर हमारे पास हाइड्रोजन होता तब तो हमें पता ही था, बट अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो nth स्टेट का रेडियस जो होता है वो R0 n²/z होता है। कहते हैं सेम ऑर्बिटल रेडियस एज ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये क्या होता है? रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, यही तो होता है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? ये Rn R0 के बराबर दे रखा है। फिर तो बन गई बात सर, ये कट गया, तो n² = z। तो n, z की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। ओके, क्या दे रखा है? ब्रिलियम के nth ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट के रेडियस के बराबर है, तो ऑर्बिटल स्टेट बतानी है। तो भाई ये R0 के बराबर दे दिया, तो ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? इफ द सेपरेशन ऑफ टू एनर्जी लेवल इन एन एटम इज दिस, then the frequency of radiation emitted when atom transit from upper level। अरे ये तो वही हो गया, जो रेडिएशन इमिट होती है उसकी एनर्जी
दोनों लेवल की एनर्जी के गैप के बराबर होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अभी अभी हमने देखो, मैंने उसी क्वेश्चन में बताया था, जरूरी नहीं कि आपको कन्वर्जन सभी क्वेश्चन में दी हो, तो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एच आप यहां पुट करने वाले हैं वो किस में होता है बेटा, वो हमारे पास एसआई यूनिट में होता है। ओके, अगर आप इसको यहां कट कर दें तो नियरली 4 हो जाएगा। 4 से ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 के आसपास आ जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 15। फिर आपको क्या देखनी थी, पावर्स। पावर्स अगर आप देखते हैं तो ये 6 × 10⁻14 के बहुत पास जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझे बेटा? तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत हमें बहुत रेयर केसेस में, बहुत रेयर क्वेश्चन में पड़ती है। अक्सर हम अप्रोक्सीमेशन से ही नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा बेटा, ये तो जरूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाय मार डाला, काइनेटिक एनर्जी होती है मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बट सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये हमसे जूल में पूछ रहा है, तो जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 1.6 × -19 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना बनता है, 21.8। ये छोटी सी मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं, 2.18 × -18। अगर आप ऑप्शंस पे गौर फरमाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, फिर कहता है इन द क्वेश्चन नंबर 67 फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस गिवन स्टेट। पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपली 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है, तो ये आएगी -2 टाइम्स ऑफ 13.6, और 13.6 को तो हमने अभी अभी जूल में कन्वर्ट किया है ना, तो बस वही यूज कर लेंगे। तो क्या बनेगा, 2.18 × 10⁻−18 जूल। तो ये हमारे पास क्या बचेगा बेटा, 4.36 × -18 जूल। तो क्या बनेगा, डी ऑप्शन। क्लियर है? सिंपल कैलकुलेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, द रेडियस ऑफ, यार ये क्या पूछ रहे हैं, ये होता है R0n²/z। यही होता है हाइड्रोजन लाइक एटम, या हाइड्रोजन के लिए ही पूछा है, तो z की वैल्यू तो 1 है। R0 कितना दे दिया, 5.3 × -11, n की वैल्यू 2 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, क्या आएगा 2, और ये आ जाएगा 21 × 10⁻11, 2.12 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। बहुत सिंपल, छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए, बीच बीच में देखिए कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सेटर रखे गए हैं। थोड़े थोड़े इजी क्वेश्चन आते रहते हैं, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बनता रहे, आप क्वेश्चन को कंटिन्यूअसली बुक को सॉल्व करते रहें, और फिर एकदम से ऐसा आ जाएगा जिसमें आपको एक थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, सो दैट आपको यह भी आइडिया हो कि नीट में थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, बट बीच बीच में थोड़े थोड़े क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी आते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है क्वेश्चंस को, इसी वजह से ज्यादातर बच्चे इस बुक को लाइक करते हैं और आप भी इसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा। तो ऐसे ही जितने भी दोस्त आपके इस बुक को सॉल्व करते हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर शेयर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 70, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड लेवल अब्सॉर्ब अ फोटोन एंड एक्साइटेड टू दिस लेवल, देन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ओके ग्रेट, अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारे पास ग्राउंड लेवल पे एनर्जी है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या हो जाती है, डिवाइड बाय n का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर बच्चों।
अगर आप इसे लिखते हैं तो ये कितना आता है, -0.85। क्योंकि हम फोर्थ ऑर्बिट तक तो क्लास में एनर्जी लिखते ही हैं, तो मुझे डायरेक्टली याद था, अदरवाइज आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, फाइनल एनर्जी है 0.85, इनिशियल कितनी थी 13.6, तो जो एब्जॉर्ब की है वो है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे किसमें क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ, तो hc/λ। जब हमारे पास एनर्जी वेव इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो मैं hc को क्या पुट कर सकता हूं बेटा, 1240। अगर नैनोमीटर निकालना हो 12400, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, डिवाइड बाय एनर्जी आ गई 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कट जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको लिखा जा सकता है 12.75 इंटू 10⁻³ इंटू एंगस्ट्रॉम है तो -10। अब मैं ऑप्शन को ध्यान से देखूं बेटा, अगर मैं ऑप्शन को ध्यान से देखूं तो सारी एंगस्ट्रॉम में है, तो पहली बात तो इसको ऐसे ही रखने देंगे, तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसको हम एंगस्ट्रॉम ही रखते हैं। अब बात आती है कि 1000, ये क्या है 1000, और ये 1000 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 1000 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, 970। यही मेरे पास क्या होना चाहिए आंसर। आप डिवाइड करके बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं इसे, बट ये 1000 है और ये 1 से थोड़ा सा छोटा, ये 1 से, क्योंकि अगर ये 12.7 होता तो ये 1 हो जाता, तो 0.4 है तो 1 से थोड़ा सा छोटा, तो इट शुड बी 970। ओके बच्चों, इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट 71, यानी कि इन क्वेश्चन नंबर 70, ओके पिछले ही क्वेश्चन की बात की गई है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एनर्जी कितनी थी बेटा पिछले क्वेश्चन में, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये हम इससे पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन में कर चुके हैं। 1.6 पहले जूल में लिखेंगे बेटा इसे, फिर आप h से डिवाइड कर देंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट, और जब हम डिवाइड करते हैं तो मैंने कहा था हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.18 इंटू 10⁻15 के बहुत क्लोज आ जाएगा। तो हमारे पास पावर्स, ये देखिए दोनों सेम पावर है, बट 3.1 के सबसे पास क्या है, a, तो वही हमारे पास आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर है, आपने देखा ना, इसी के ऊपर बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमने इससे पहले भी सॉल्व कर दिए हैं बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, कहता है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। देखिए वही स्टैंडर्ड डाटा है बेटा, कोई चेंज नहीं है, स्टैंडर्ड डाटा है जो हम इससे पहले ये रेडियस और ये स्पीड निकाल चुके हैं। इसको हमने क्या लिखा था, c/137 भी लिखा था, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। देन द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, किसमें पूछ लिया, देखिए कितना चालाक है, डाटा किसका दिया है, ग्राउंड स्टेट का, और पूछा किसमें है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो पहला काम क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रेडियस निकालना, वो क्या होगा r0, 2 का स्क्वायर, z तो 1 है बेटा, तो 4 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11। स्पीड निकालनी बेटा, स्पीड हमारे पास क्या होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, v0, z/n होता है, z तो 1 है, तो v0 कितना है 2.2 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 2, ये आ गई बेटा। टाइम पीरियड क्या होता है, ये होता है 2πr2 डिवाइड बाय v2। वैल्यू पुट कर दीजिए मेरे साथ फटाफट से, यहां पर क्या पुट करेंगे, 2 इंटू पाई, r की वैल्यू 4, 5.3 इंटू 10⁻11 11, और ये हो गया 1.1 इंटू 10⁻6। अगर आप मेरा साथ दें, यहां पर कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी यहां देखनी पड़ेगी बेटा, तो ये हो गया 4 इंटू 2 8, ठीक है, ये हो गया 8 इंटू 3.15, 8 पाई है, अरे वाह क्या बात है, 8 पाई इंटू 5.3 इंटू 10 की पावर, ये अगर पावर्स को एडजस्ट कर दें -17 डिवाइड बाय 1.1। अब अगर आप मेरा साथ दें बेटा,
देखिए कैलकुलेशन आपके सामने दिख रही है। वैसे आप अगर यूनिट्स पावर को देखें तो दूर हैं, तो पावर्स का ज्यादा ध्यान रखना है, बाकी सब तो आसानी से हैंडल हो जाएगा। 8 इंटू पाई, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में भी काफी बार यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं 25 बेटा। ओके, और ये हो गया 11 और 5.5, ये नियरली क्या बन जाएगा बेटा 5। तो ये हमारे पास क्या होने वाला है 125 इंटू -17, तो ये बनने वाला है 1.25 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड। ऑप्शन देखें, -15 दिख रहा है और 1.25 भी दिख रहा है, 1.21 है, तो वो वेरी क्लोज टू 1.25 है। तो इस तरीके से मैं आपको सभी क्वेश्चन में ये बता रहा हूं कि आपको नीट में ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है नीट में। ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते या इतनी कैलकुलेशन नहीं आती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसकी वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखी है PYQ की, वहां पर भी आपको ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशंस देखने को मिल सकती हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, गौर से देखिए बेटा। कहता है इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स मॉडल द क्वांटम नंबर दैट करेक्टराइज द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस। ये फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था, जिसमें सैटेलाइट घूम रहा था, यहां पर अर्थ घूम रही है, मास दिया गया है, इज क्वांटम नंबर बताना है। तो क्या होगा बच्चों, MVR NH/2π। ओके, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग्स में तो हमें यहां से n निकालना है। हमें क्या दे रखा है, मास अर्थ का कितना है 24, वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10⁻⁴, रेडियस कितना है 1.5 इंटू 10⁻11, 2 इंटू पाई डिवाइड बाय h कितना है बच्चों 6.6 इंटू -34, यहां से हमारे पास क्या आएगा n। अब अगर आप देखें 86, 64, 38, 74 पावर जो है वो बहुत दूर दूर हैं, तो मेन काम किसको सॉल्व करना है, पावर को। मेन काम किसको सॉल्व करना है बच्चों, पावर को। तो पावर को सॉल्व करते हैं, मेरा साथ देंगे बेटा। मैं इनको इधर रख लेता हूं, ये हो गया 6 इंटू 3 18, 1.5 27 और ये 54 पाई डिवाइड बाय 6.6। अब हम पावर को देखते हैं, 24 प्लस 4 28 प्लस 11 39 प्लस ये भी तो ऊपर जाके प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 73 बेटा, यही बना। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये 3.1 है, तो मैं इसको काट देता हूं 2, ये नियरली 27, थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें हमें नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 73 थी यहाँ, 10⁻73। तो अगर मैं देखूं तो 2.7 इंटू 10⁻74 पावर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वाली चीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस पावर को आपको देखना था, सभी पावर बहुत दूर दूर है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन की जो है एडजस्टमेंट करनी थी बेटा। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। If speed of electron in ground state energy level is this, then the speed in third excited state. स्पीड, मैं जैसे शुरू से आपको कहता आ रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं जिसमें हमें स्पीड को कंपेयर करना होता है z/n। अब हमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट गिवन है, तो n की वैल्यू क्या होगी 4। तो ये कितनी है बेटा हमारे पास, यहां मुझे प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वलिटी लगाना था, क्योंकि V0 लगा चुका हूं मैं। तो 2 इंटू 10⁻6 हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहे हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट माइनस यानी कि 4, तो ये कितना आएगा बेटा 0.55 10⁻6। आप इसे 5.5 इंटू 10⁻5 कह सकते हैं। जब हमारे पास कैलकुलेशन सिंपल होती है तब ऑप्शंस देखिए कितनी पास पास में है, तब पावर में उतना बड़ा गैप नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशंस क्या है सिंपल है। तब आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान से करना होता है। जब कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है ना, लेंथी होती है, तब पावर बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये हमें आसान करता है हमारी कैलकुलेशन को
करना, क्योंकि नीट में आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व भी करना है और फिल भी करना है, तो इसलिए ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं हो सकती जिसमें आप एग्जैक्ट डिवीजन में आप जाएं। ओके, उम्मीद है आपको जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक देखे हैं समझ में आए होंगे बेटा। और इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था वो भी आपने पूरा देखा होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 के सॉल्यूशंस आपको दिए थे। बाकी अदर इंफॉर्मेशन के लिए, किसी सॉल्यूशन के क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 75, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये नीट में भी आ रखा है। इफ म्यूनिक हाइड्रोजन एटम इज एन एटम इन विच नेगेटिवली चार्ज म्यून ऑफ मास दिस रिवॉल्व अराउंड द प्रोटॉन, द फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस क्या होगा। यहां पर गौर से देखिए, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 52 था बेटा, क्वेश्चन नंबर 52, अगर आप उसको देखें ध्यान से तो वहां पर जो रेडियस का एक्सप्रेशन था उसमें मास आ रहा था इनवर्स में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मास ऑफ ऑर्बिटिंग पार्टिकल। क्लास में हम ये लिखते हैं बेटा, ऑर्बिटिंग पार्टिकल के मास का इफेक्ट वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है ऑर्बिटिंग पार्टिकल के मास के। जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑर्बिटिंग पार्टिकल के मास के, और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी हम क्लास में लिखते हैं बेटा। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 52 है उसके एक्सप्रेशन में भी आप ये देख सकते हैं, जो हमने आज इसी वीडियो में डिस्कस किया है। आप बैक जाकर देख सकते हैं, आपके पास बुक है, आप उसमें से देख सकते हैं। जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है पहले और इनिशियली, पहले था वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, बाद में अगर मैंने इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या यूज किया है, म्यून, तो वो म्यून के मास पे डिपेंड करेगा। बाद में हमने पार्टिकल को किससे रिप्लेस कर दिया, इलेक्ट्रॉन को, म्यून से। पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन, तो पहले कितना रेडियस था वो हमें पता है, तो बाद में कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यून का मास 0.7 टाइम्स है, और पहले रेडियस कितना था हमें सबको पता है। अगर हम इसको कट कर दें बेटा, मास तो निपट गया। अब इस कैलकुलेशन को कैसे करोगे, 0.53, नीचे में 0.207 लिख लेता हूं, तो ये 3 आ गया और ये क्या आ गया, -10, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, -13। अब अगर आप इसको डिवाइड करें तो मैं इसको 5.3 डिवाइड बाय 2.7 मान सकता हूं। तो 5.3 से डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करोगे 5.3 को, तो ये 2.6 से थोड़ा सा आसपास आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2.6 के आसपास आना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, यहां पर डी। यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल थी तो ऑप्शंस बहुत पास में थे, ऑप्शंस बहुत पास में थे, तो थोड़ा ध्यान से आपको यहां पर कैलकुलेशन करनी है। तो इसको आप क्या लिख सकते थे बेटा, इस कैलकुलेशन को अगर आप चाहें तो 1 डेसिमल हटा के आप ऐसे लिख सकते थे, इसका भी 1 डेसिमल हटा दिया, इसका भी 1 डेसिमल हटा दिया। तो अब अगर इसको 2 ही मान लें तो 5.3 किसके बराबर होगा, 2.6 के बहुत पास में। क्लियर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हम वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें मैं आपको बताता हूं कि नीट के एग्जाम में आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आते होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें जो एमटीजी फिंगर टिप्स बुक सॉल्व करते हैं फिजिक्स की। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।